अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक बार आपका इस्तकबाल है उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं इस बार बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सियासी मसाइल पर। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी मसाइल पर अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर निगाह कहीं टिकती है तो अपनी क़यादत पर आकर टिकती है। लेकिन क्या हकीकत में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनकी क़यादत मिलेगी? इस सवाल को जानने से पहले हम ये समझते हैं और ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो ख़ुद को मुसलमानी क़यादत का हकदार समझती हैं। आइए बात करते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिसकी सियासत को अपने पहलू पे और अपने कंधों पे लेने की बोझ मुसलमानों ने उठा रखा है, वो है सपा पार्टी, जनाब अखिलेश यादव जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब अखिलेश यादव जी की, जो मुसलमानों का मसीहा कहते हैं और जिनके वालिद का नाम लोगों ने मौलाना मुलायम रखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज मेरे सामने आज़मगढ़, दीदारगंज और हमारे नियर अबाउट कुछ असेंबली के जो नेम थे वो आए, तो मैं गुमान कर रहा था कि जो पार्टी अपने आप को बहुत सेकुलर मानती हो, जो पार्टी अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती हो, जो पार्टी अपने आप को मुसलमानों का मेन फ्रंट मानती हो, वो तो कम से कम मतलब टिकट देने में तो मुसलमानों का ख्याल रखेगी। लेकिन जब मेरे सामने लिस्ट आई और जब मैंने लिस्ट को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि मुसलमानों का हकीकत में इस्तेमाल होता है। मैं एक वाक़या बता दूं आपको कि एक बार मैं अपने बाहर बैठा हुआ था और 3 बकरियां बांधी हुई थी। ऐसे 3 बकरियां थी, एक बकरी बीच में थी, बाकी साइड साइड में 2 बकरियां थी। तो मैं ये नज़ारा देख रहा हूँ कि जो बीच वाली बकरी है उसको जब पहली बकरी मारती है तो ये बीच वाली बकरी साइड में चली जाती है, फिर ये तीसरी बकरी फिर बीच वाली को मारती है तो फिर ये वाली बकरी इस तरफ चली आती है। मैं काफ़ी देर से इस नज़ारे को देख रहा था और फिर समझने की कोशिश कर रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। मेरे दादा ने मुझसे पूछा कि अरसलान, तुम ये देख क्या रहे हो, क्यों नहीं उस बीच वाली बकरी को उठाकर किसी दूसरे खूंटे पे बांध देते हो? तो मैंने कहा, दादा, मुझे उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल नज़र आ रहा है। वो जो बीच वाली बकरी है वो हिंदुस्तान के मुसलमान है। वो जो बलि का बकरा बन रहा है कि एक बार उस पार्टी ने लात मारा तो हिंदुस्तान का मुसलमान ने इस पार्टी को वोट दिया, इस पार्टी ने लात मारा तो उसको वोट दिया। हमारी हाल उस बीच वाली बकरी की तरह है कि जिसका अभी तक कोई एक मुकम्मल खूंटा नहीं मिल पाया है कि जहाँ पे वो अपनी बुनियाद रख सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में जहाँ इस वक्त हम हैं वहाँ पे 20% नियर अबाउट मुसलमान हैं। 5% वालों ने अपना सीएम बना लिया और हम एक डिप्टी सीएम तक नहीं जा पाए। पता है, इत्तेहाद का जो मसला है ना, इत्तेहाद का जो मसला है उस पर तो मैं उंगली उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इत्तेहाद नहीं ला पाए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का एक ख्वाब था कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक इमाम हो जिसको इमाम आज़म कहा जाए और उसके हाथ पे सारे लोग बैत करें, और वो जो इमाम आज़म हो जिस तरीके से सियासी पहलू का फैसला करे उस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मानना चाहिए। लोगों ने उनको भी नहीं माना। तो फिर ये तो छोटे मोटे लोग हैं। हमारी आपकी काविशें लोगों को इत्तेहाद में लाना, ये तो मामूली सी बातें हैं। इस वक्त मैं इतना जानता हूं कि हमको ज़िंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी है उतना हमको सियासत में आंखों में आंखें मिलाकर बात करने के लिए भी ज़रूरी है। हमारी कौम की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बीच में हर 3 के बाद चौथा एक युवा नेता होता है। और एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि अगर इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो लोग मुसलमान का वोट लेकर खुद को सेकुलर पार्टी कहते हैं
और जब उनको वोट और टिकट देने की बात आती है और जब उनको हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमान को उठाकर एक कोने में फेंक देते हैं। अगर यही हाल है, फिर इससे बेहतर मैं समझता हूं कि ऐसी पार्टी का सपोर्ट किया जाए जिसके नाम पर हमसे वोट लिया जाता है। सही समझ रहे हैं आप सही समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक शख्स कहता है कि उसको हराने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है उसको हराने की? उसके साथ खड़े हो जाओ ना, उसके साथ खड़े हो जाओ। जब तुमको इसी तरीके से तुम्हारी बातों को रोका जाता है, तुमको उठाकर साइड से फेंक दिया जाता है। जब तुम्हारी इत्तेहाद की बात होती है, जब तुम्हारे पार्टिसिपेशन की बात होती है, तो तुमको निकाल कर बाहर रख दिया जाता है। पता, मानसिक गुलाम एक चीज होती है, एक चीज ना मानसिक गुलाम होती है। इंसान खुद को गुलाम मान लेता है, लेकिन उसको लगता नहीं कि वो गुलाम है। अगर ये आप समझ रहे हो कि मैं इस वक्त गुलाम कह रहा हूं तो मैं सही कह रहा हूं। 20% है, 20% कोई हैसियत होती है। इंसान 20% में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, कभी लाल टोपी, पीली टोपी, हरेरा गमछा, पीला गमछा, मतलब कोई एक वो नहीं है, कोई एक म्यार नहीं है। इधर उधर ऐसे वैसे, मतलब कि पिछले 70 साल से हमको अपनी एक बुनियाद नहीं मिली। क्या अचीवमेंट है हमारा? पॉलिटिक्स में हमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया, नथिंग। हमने अपनी जिंदगी को कहां ले आया? हजरात, इंशाल्लाह अगली बार और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएस वर्सेस कांग्रेस पर। मुझे लगता है कि आरएसएस गलत नहीं है, पता नहीं सही लगता है कि गलत लगता है। मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं और इंशाल्लाह रिसर्च करके अगली वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए आरएसएस वर्सेस कांग्रेस पे, कि खाका किसने तैयार किया और अमल किसने किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमल कर रहा है उसका खाका कोई और दे के गया था। और एक बात, मेरी एक अपील है, ठीक है मुसलमान की अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं है, मुसलमान एक मुत्तहिद नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी भी पार्टी से अगर आ रहा है, कोई भी कैंडिडेट हो, हम हिस्सेदारी की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी लायक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपको लगता है कि वो परिवर्तन लाएगा, वो चेंजेस लाएगा, वो एजुकेशन की बात कर रहा है, वो रोजगार की बात कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो उनका सपोर्ट करिएगा। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को किसी एक पार्टी की नहीं, हिंदुस्तान को अच्छे नेता की ज़रूरत है। और मैं मानता हूं कि हर पार्टी में कोई ना कोई नेता अच्छा होता है कोई ना कोई नेता अच्छा होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर, वास्सलाम।